आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम दिल से में। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदी साहित्य, हिंदी मंचों की बहुत बड़ी पहचान और बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ से निकलने वाला यह नाम शिक्षा जगत में, साहित्य जगत में इस कदर छाया है कि एक दो नहीं बल्कि कई देशों में इनके नाम की धूम है। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद अभिलाष खास जी। कार्यक्रम में शुक्ल जी, आपने दर्शकों को बता दें कि जो साहित्य या कवि सम्मेलन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए नया नाम नहीं है, पर जो मेरे नए दर्शक हैं उनसे थोड़ा तारुफ करा देता हूं मैं प्रवीण जी का। कम से कम 27 किताबें इनकी नुमाया हो चुकी हैं, 20 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं। देश के हर हिस्से में आपको पाठ करते हुए कविता का मिल जाएंगे। व्यंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई रस नहीं जिसमें वो लिखते नहीं है, जिसमें उन्हें महारत हासिल नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में गुरु थे और अपना काम करते 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 साहित्य में भी आप गुरुत्व को प्राप्त हो चुके हैं। जी धन्यवाद। तो प्रवीण जी के बहुत सी चीजें हैं जो बताऊंगा, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि हमारे दर्शक प्रवीण जी को सुनना पहले चाहते हैं। प्रवीण जी, तो कहां से शुरुआत करेंगे आपकी? अभी तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है, पर मैं चाहता हूं कि दर्शकों को और आपके बीच बाधा ना बनूं। जी, आप कोई अपनी हस्ताक्षर कविता सुनाए हमारे दर्शकों को। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं अभिलाष जी, और जैसा आपने बताया भी कि हास्य व्यंग के रूप में मेरी मूल रूप से पहचान रही जी। उसके बाद मैंने बहुत सारे रसों में लिखा। अब हास्य व्यंग की पहचान से ही शुरू करता हूं। बिल्कुल, स्वागत। देखिए, एक ऐसी कविता है, इसमें पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी दूसरी वहीं से शुरू होगी। बहुत अच्छा। इसे हमारे यहाँ सिंहावलोकन छंद कहा जाता है। वाह। तो देखिए, आपको आनंद आएगा। रोटी शीर्षक की कविता है और मैं रोटी सुनाता हूं आपको। रोटी पर शुरू, कविता रोटी पर खत्म होगी और पहली पंक्ति जिस शब्द पर खत्म होगी दूसरी वहीं से शुरू प्रारंभ होगी। वाह। कि रोटी चाहे पतली सी होवे होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं। घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं। चूमूं झूमूं नाचूं गाऊं ताता ताता थैया। थैया के लिए कुछ और हो रुपैया। रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से, बक्से गरम से हो बिगड़े करम से, बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी। चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। क्या दर्शन है इस व्यंग में, क्या दर्शन है कि कहीं पहुंच जाए आदमी, भूख उतनी है दौड़ इतनी है, दौड़ इतनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये तरीका होता है अच्छे और मंजे हुए कवियों का कि वो बात कहां से शुरू करते हैं और कहां पहुंचा देते हैं। बहुत सुंदर कविता। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं प्रवीण जी। स्वर एहसासों के, तुम्हारी आंखों के आंसू, क्या कहेगी हवा, यात्राएं लिखी, वृत्तांत लिखे, शोध लिखे, ग्रंथ लिखे, गांधी और गांधीगिरी बड़ा फेमस रहा। और जो शुरुआती आपका रहा हंसते और हंसाते रहो, हंसते हंसाते रहो, कहाँ वे कहाँ ये तमाम चीजें। तो आपको साहित्य सृजन में इन किताबों को लिखने में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है और कौन सी किताब आपको लगता है, कौन सी रचना आपको लगती है आपके दिल के करीब है? देखिए अभिलाष जी, क्या होता है कि जैसे आपने जो प्रश्न किया है ये ऐसे किया है कि जैसे किसी माँ से ये पूछा जाए कि तेरे जो ये 5 बच्चे हैं तुझे इसमें सबसे प्यारा कौन सा लगता है, तो माँ का उत्तर ये होगा कि जी प्यारे तो सभी लगते हैं, बेटियां भी प्यारी लगती हैं, बेटे भी प्यारे लगते हैं। पर यदि मुझसे ये पूछा जाए कि तुम्हें सबसे श्रेष्ठ किताब कौन सी लगती है, तो उस किताब का नाम मुझे लगता है काव्य की दृष्टि से है हंसते हंसाते रहो। हंसते हंसाते, हंसते हंसाते रहो। और जो गद्य की मेरी किताबें हैं उसमें गांधी और मैनेजमेंट ऐसी के पुस्तक है जिसका 12 भाषाओं में अनुवाद हुआ। वाह वाह। तो कविता में हंसते हंसाते रहो और गद्य में हमारी गांधी और मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। और देखिए, ये जो एक शिक्षा के प्रति, साहित्य के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान में उसकी सराहना हो रही है। हाल ही में मुझे जानकारी मिली है कि न्यूयॉर्क के एम्बेसडर में जो भारतीय राजदूत हैं उन्होंने आपको वहां सम्मानित किया है। मैनहट्टन में काव्य गौरव सम्मान आपको दिया गया। जी 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 जी। तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही आप हमारे देश का नाम रोशन करिए, विदेशों में हिंदी का नाम रोशन करिए, बड़ा अच्छा लगता है। एक गजल, मतलब अगर आप यहाँ हैं और मैंने उसको दूसरे नंबर पर रखा, ये भी गुस्ताखी हो गई, वो गजल इतनी अच्छी लगती है, कैसे कह दूं थक गया हूं मैं। क्योंकि उस गजल को मैंने देखा है कि वो थॉट ऑफ द डे में लोगों की पिक्स के साथ, और लगभग हर बड़ा आदमी उस लाइन को, उस पंक्ति को, उस विचार को अपने साथ जोड़ता है। हर महानायक हो
महान नेता हो, हर आदमी उसको उससे जोड़ता है। जी, तो जी, जरा वो सुनाइए, कैसे कह दूं थक गया हूं। अभिलाष जी, यह रचना मेरी बड़ी लोकप्रिय हुई और इसको असंख्य लोगों ने दोहराया है। मैं सुनाता हूं आपको। ये मैंने न्यूयॉर्क में जब मेरा सम्मान हुआ था वहां भी सुनाई जी। और मुझे लगता है कि आदमी जब जीवन में सब कुछ पा लेता है, धन पा लेता है, तो उसकी भी एक लिमिट है, उसके भी पैमाने टूट जाते हैं और शोहरत के भी पैमाने टूट जाते हैं, लेकिन एक पैमाना नहीं टूटता। वही इस गजल को महत्वपूर्ण बनाता है। जी। मैंने कहा कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं, तेरे किस काम के हैं चारागर। जिसे आपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया हो उसे ये पंक्तियां सुनाइएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यदि आपने मन से सच्चा प्रेम किया है तो आपके प्रेम की खुशबू इन पंक्तियों के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने लिखा कि तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं, और मुझसे गम दूर दूर रहते हैं। हास्य व्यंग का कवि भी हूं ना, और गंभीरता की बात भी करता हूं। तो इसलिए मैंने लिखा कि मुझसे गम दूर 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 रहते हैं, जानते हैं कि कह कहां हूं मैं। वाह। जानते हैं कि कह कहां हूं मैं, और तू मेरी रूह में समाया है। मेरे गुरुजी थे डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने ये कहा कि शेर वो बड़ा हो जाता है जिसमें आप सामने उंगली उठाएं तो व्यक्ति के लिए हो जाए, और ऊपर इशारा कर दें तो ईश्वर, खुदा, यीशु, वाहेगुरु, जो भी आप नाम दें वो उस परम शक्ति के लिए हो जाए। बहुत बढ़िया। तो इस आधार पर सुनिएगा कि तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, और तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का जाने किस किस का हौसला हूं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रवीण जी ने जैसा कि अभी जिक्र किया, कुंवर बेचैन साहब जो है वो आप उन्हें अपना गुरु मानते हैं, आपने उनसे बहुत सीखा और साहित्य के तमाम लोगों से सीखा। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज अभी चर्चा के दौरान मुझे पता चली कि पीएचडी व्यंग में की है प्रवीण जी ने, और एक ऐसा भी लम्हा आया जब जिस पर व्यंग में पीएचडी की अशोक चक्रधर जी की व्यंग चेतना, इस पर यह सब्जेक्ट था इनका। अशोक चक्रधर जी जिस कवि सम्मेलन में थे उसमें आप भी थे, और जिनके अंडर में रह करके, यानी कि कुंवर बेचैन साहब के अंडर में जो आपके गुरु थे, ये तीनों एक ही मंच पर कविता पढ़ रहे थे। तो ये इससे बड़ा सौभाग्य एक स्टूडेंट के लिए क्या होगा कि जिस पर पीएचडी कर रहे हैं वो उस मंच पर हैं, जिनके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं वो उस मंच पर हैं, और उसी मंच पर आपको सम्मान मिला। ये बहुत गौरव की बात है। निश्चित रूप से अभिलाष जी, मैं बड़ा अभिभूत हूं। ये जानकारी आपने भी मुझ तक पहुंचाई। ऐसा जब जब मंच पर हुआ तो मेरे लिए वो गौरव का क्षण था कि मेरे दो दो गुरु एक साथ हैं, और कई बार चूंकि मुझे बतौर संचालक बुलाया जाता है तो ये भी हुआ कि मैं संचालक की भूमिका में था, और जिनसे प्रभावित होकर मैं कविता की दुनिया में आया उनको बुलाने वाला भी हूं। एक पर पीएचडी की और एक करवाने वाला है। बहुत बढ़िया। तो ये भी मेरे लिए बहुत गौरव की और बड़ी खुशी की, आनंद की बात रही। बहुत अच्छी बात है। एक और गीत की फरमाइश, क्योंकि हमारी टीम में जो रिसर्च करते हैं जब बोले थे तो वो प्रवीण जी के पुराने प्रशंसक हैं, तो उन्होंने मुझे आते आते एक गीत पकड़ा दिया। उन्होंने कहा है कि ना कोई जीत अंतिम ना कोई हार भी अंतिम। तो ये मेरा मुक्तक है जी अभिलाष जी, और बहुत पॉपुलर हुआ है। ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो 225 बोर्ड उसके कुलाधिपति जी ने लगवाए। पंक्तियां यूं हैं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस्सार अंतिम। वाह। जाने कितने अनुभवों का है यही बस्सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। बहुत बढ़िया। तो जिंदगी में हर जीत के बाद हार है, और हर हार के बाद जीत फिर दोबारा आ सकती है। वाह, क्या बात कही, क्या बात कही। प्रवीण जी, इतने सारे सम्मान आपको मिलते हैं, इतने सारे साहित्य की आपने रचना कर ली, 2-2 दर्जन कंट्री आप घूम लिए,
सबसे ज्यादा सुकून कहाँ जाकर के कविता पढ़ने में मिलता है? क्या आपको लगता है कि कोई खास जगह है वहां जाता हूं, या एक कवि के नजरिए से जरा मुझे बताइए कि एक कवि को सबसे ज्यादा संतोष कहाँ मिलता है? टेलीविजन शो पर मिलता है, सोशल मीडिया पर मिलता है, गांव के मंचों पर मिलता है, विदेशों में जाकर के मिलता है, हजारों लाइटों के सामने मिलता है, या चंद समझदार श्रोताओं के सामने? कहाँ जाकर के आपको संतोष मिलता है? देखिए, आपने तो प्रश्न भी कर दिया और प्रश्न के साथ साथ मुझे लगता है कि उत्तर भी अंतिम पंक्ति में आपने ही दे दिया है अच्छा। कि लाइटों से, चमक से, भीड़ से संतोष नहीं मिलता। जब आप कविता पढ़ते हैं जी। और कविता पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जिनकी आंखें आपको सुन रही हैं। आपने कविताएं सुनाई और उधर एक चेहरे की चमक बता देती है कि आपकी बात वहां तक पहुंच गई है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कविताएं सुनाई तो किसी की आंखों में आंसू आ गया, तो वो आने वाला जो आंसू है वो बताता है कि इससे बढ़िया स्थान नहीं हो सकता। वाह। या कभी कविता सुनाई और ठहाके लगे और ठहाके इस सीमा तक लग गए कि आदमी ने कहा जी इससे ज्यादा हंसा नहीं जा सकता। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वहां कविता है। एक मेरी जिंदगी का अभी संस्मरण है जी। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ बिल्कुल, आपको। स्वागत है। तो वो मैंने अभी पढ़ी थी एक कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम के बाद में एक पति पत्नी जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ मेरे पास आए। उन्होंने कहा हम आपस में डाइवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन आपकी इस कविता सुनने के बाद हमने निर्णय की लिया है कि हम डाइवोर्स नहीं लेंगे और दोबारा से एक बार जिंदगी को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। वो कविता सुनाता हूं। बिल्कुल, स्वागत है। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। वाह। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाचकर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। क्या बात। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। क्या बात है। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव दो के लास्ट की लाइन एक बार फिर सुनाइए। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए जिंदगी में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। बहुत बढ़िया। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने कही, वाकई, और कितनी खूबसूरती से कही, समझाते हुए। बिल्कुल, जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, अगर ये सोच आ जाए, ये दर्शन आ जाए विचारों में, तो फिर बात ही खत्म है सारी। बात ही खत्म। बहुत अच्छी बात कही है। प्रवीण जी ने एक ऐसी नाजुक सी बात कही है जिसमें आप कहते हैं कि आईना हूं मैं। हाँ। वो बहुत अच्छी, जरा मुझे एक बार अपने दर्शकों को हमारे सुनाइए कि देखिए, एक कवि जो व्यंग का है, जो हंसी ठहाके लगाता है, जब वो नाजुक तरीके से बात करता है तो कितनी खूबसूरत बात करता है। प्लीज। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बताया कि जिंदगी में अलग अलग एहसास जुड़े रहते हैं। एक शेर का अभिलाष जी ने जिक्र किया है, तो उसमें मैंने कहा था कि दाग खुद के छिपाई फिरता है, और कहता है आईना हूं मैं। और आईने को लेकर मैंने कई शेर कहे, कई बातें कही। कहीं ये भी लिखा कि जिसे मन से नहीं पकड़ो वो दामन छूट जाता है, जिसे लेकर रहे उलझन वो रिश्ता रूठ जाता है, इसे रखना हिफाजत से, मोहब्बत है वो आईना, जो इसमें बाल भी आ जाए शीशा टूट जाता है। बहुत बढ़िया, रखना हिफाजत से। तो इसलिए हर रिश्ते को हिफाजत से संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आते हैं उस तरफ जो कहते हैं ना कि आपके, मुझे लगता है साहित्य जीवन में जो एक बहुत मकबूल भीष्म प्रतिज्ञा जो आपने कर दिया, एक कुछ ऐसी चीज जो वाकई में सदियों में एक आध बार लिखी जाती है, जरा वो हमारे दर्शकों को उसके कुछ आप अंतरे सुना दें मुक्तक के साथ तो बड़ा अच्छा होगा। ये मेरी जिंदगी की एक बहुत ही लोकप्रिय कविता है। एक ऐसी कविता है जिसने मुझे, अभिलाष जी, लोकप्रियता भी दिलाई और प्रतिष्ठा भी दिलवाई। वाह, क्या बात। पूरी दुनिया में जहां जाता हूं ये कविता वहां पहले पहुंच जाती है। हास्य व्यंग कवि के रूप में पहचान है, लेकिन ये वीर रस की कविता है और लंबी कविता है, लेकिन मैं छोटी सी इसकी कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ जी। कृष्ण, भीष्म और अर्जुन के युद्ध को लेकर है। उसमें एक स्थान पर मैंने लिखा है कि जब तक तेरे रथ पर मैं हूं, तुझको जग से डरना क्या।
किससे? अर्जुन से कहा कृष्ण ने, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा मुस्काए झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुणीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था उस रोज युद्ध में काले बादल घिरते थे। तो एक लंबी कविता है और अलग अलग इसके बहुत सारे अलग अलग रंग सुनाइए, क्योंकि ये इसको सुन के रुकने का मन नहीं कर रहा। प्लीज हम समय ज्यादा सुनाएंगे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे, पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन। सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क। काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क। घनन घनन घनघोर घटा घिरती जाती थी छन छन में। बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहा था कण कण में। उद्यंड चंडनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े। वाह, क्या खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरल गरल। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन। ये देखिए, एक अच्छे और बड़े कवि की पहचान होती है शब्दों से कविताओं को रचते। आपने देखा होगा, ये मैं पहली बार कह रहा हूं और आप कहीं नहीं सुनेंगे चीज कि मैंने पहली बार ध्वनियों से कविता रचते इतने खूबसूरत तरीके से देखा है। क्या बात, ध्वनियों से जो कविता रच दे वो प्रवीण शुक्ल हैं और बहुत शानदार कविता इन्होंने रची है। और जिस तरह का विन्यास आपने पूरा खींचा है, गजब, बहुत अच्छा लगा वो। इसके अलावा प्रवीण जी की जो रेंज है ना, प्रवीण जी इसलिए भी विख्यात है, ये कहते हैं ये हास्य व्यंग्य के कवि है, मैं नहीं मानता। ये जिस विधा में आप इनको खड़ा कर दीजिए, क्योंकि इतना लिख चुके हैं, इतना बोल चुके हैं कि आप 2-4 घंटे इनको बोल दीजिए कि प्रेम पर बोलिए, श्रृंगार पर बोलिए, बोलेंगे। आप बोलिए कि वीर रस पर बोलिए, बोलेंगे। आध्यात्म पर बोलिए, बोलेंगे। तो जब कभी बड़ा हो जाता है, रस के सीमाओं से बाहर चला जाता है, तो वो हर वर्ग तक पहुंचता है। और इसका नमूना अभी आपको मिल जाएगा। ये जो यंग जनरेशन है, जनरेशन जी, जेन जी बोलते हैं जिसको, उनके लिए आपने, मैं सुन रहा था आपका एक कि तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है। हाँ, ये तो मैंने बताया ना अभिलाष जी, मेरा मूल रंग तो वही है। हाँ। अब उस मूल रंग की तरफ आते हैं। बिल्कुल आते हैं। क्योंकि मैंने जो मंच पर शुरुआत की वो हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में की, और आज भी जहां पूरी देश दुनिया में मुझे बुलाया जाता है वो हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में ही बुलाया जाता है जी। अब चूंकि माँ सरस्वती ने बहुत सारे रंग झोली में डाल दिए तो मैं तो लिखता रहा। अब उसे भी लोग पसंद करने लगे हैं, तो ये अलग बात है। मैं सुनाता हूँ, ये बदलता हुआ दौर है। हाँ, बिल्कुल। और ये आनंद के छंद हैं, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए। तो सुनिएगा, एक प्रेमिका, जब ये वैलेंटाइन वीक आता है तो उसमें मैंने क्या कहा, अपनी प्रेमिका से कह रहा हूं, आप अपनी से कह सकते हैं। ओ तू ही मेरी एफबी है, तू ही मेरी इंस्टा है साइट भी, तू ही मेरी और मेरा नेट तू। हाथों में लेकर हाथ हम दोनों साथ साथ, घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। घूमे माल रोड पर दे दे मुझे डेट तू। तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। और अगली पंक्ति आपको वैलेंटाइन वीक का एक दिन तो याद आ ही जाएगा। ओ तू ही ताज मेरा और मुमताज भी तू मेरी। कुतुब मीनार तू है इंडिया का गेट तू। चॉकलेट दिवस पे क्या दूं चॉकलेट तुझे, 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 60 किलो की है खुद मेरी चॉकलेट तू। 60 किलो की है खुद। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ये बहुत अच्छा था। अब प्रवीण जी के साथ जो कनेक्ट जो बनता है
वो इसलिए भी बनता है हर वर्ग का, क्योंकि प्रवीण जी ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ मंच साझा किया है जैसे आज जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो हमारे हिंदी साहित्य के सर्वोच्च शिखर हैं जी। और आज तक आप सोचिए यंग जनरेशन तक, सबके दिलों तक पहुंचने के लिए वो साहित्य के हर विधा का सहारा ले रहे हैं। प्रवीण जी की कुछ ऐसी ही एक कविता मैंने बहुत पहले सुनी थी, यूट्यूब पर देखी थी, जिसमें आपने जो बड़े कवि हैं उनकी शैली बताई थी स्वयंवर के तरीके से। जी, जी। और जो लोग कवि सम्मेलन सुनते हैं, मेरे जैसे जो रस प्रेमी लोग हैं, वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि एक ही आदमी इतने अच्छे तरीके से, आप आंख बंद कर लो तो लग रहा है कि ये जी। आदित्य जी हैं, ये अशोक चक्रधर जी हैं। एक बार जरा हमारे दर्शकों को वो जरूर सुनाइए कि एक साथ स्वयंवर में जब अलग अलग कवि अपनी अपनी शैली में कविता पढ़ते हैं तो क्या आनंद आता है, वो अरे वाह वाह अभिलाष जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने मेरे मन की रचना आपने मुझे याद दिला दी। जी। मैं जब हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर आया था 1990 में, मेरा कवि सम्मेलन की दुनिया में आगमन हुआ। 34 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरी पहली कविता थी, मैं ये मानता हूं कि 24 जनवरी 1990 को लिखता मैं उस समय से था जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। 84 सन 84 में मैंने लिखना प्रारंभ किया और 1990 में पहली बार मंच पर प्रस्तुत किया। तो ये कविता मैंने उस समय सुनाई थी पहली बार मंच पर। कल्पना वही है जो भूमिका आपने बता दी। एक लड़की माला लेकर गई है, स्वयंवर कवियों का कविता का शीर्षक है, वो हर कवि के सामने जाती है। तो देखिए, मैंने कल्पना की कि जब वो कवि के सामने माला लेकर गई तो उसने क्या कहा। भाषा, भाव, शैली और शब्द, तीनों चीज इसमें वैसी ही हैं जैसे वो कवि हैं। बिल्कुल। मैंने कल्पना की कि लड़की माला लेकर काका हाथरसी जी के सामने गई तो काका जी की हर कविता में काकी आती थी और वो 6-6 लाइन के छक्के लिखते थे। तो देखिए काका जी ने अपने भाव लड़की से क्या कहते हुए व्यक्त बिल्कुल किए। स्वागत है। कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। बहुत ऐसा कहकर काका हाथरसी जी बच गए। लड़की माला लेकर आगे बढ़ी तो दूसरे कवि ओम प्रकाश आदित्य जी खड़े थे, मेरे काव्य गुरु। उनसे मैंने बहुत सीखा जीवन में, लंबी कदकाठी के स्वामी थे। तो लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए आदित्य जी ने उस लड़की से क्या कहा। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा अचंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तो। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता है, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो। ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में लंबी श्रृंखला है। पद्मश्री अशोक चक्रधर जी, जिनके लिटरेचर पर मैंने पीएचडी की, वो बातें करते करते कविता करते हैं, कविता करते करते बातें करते हैं जी। तो लड़की माला लेकर उनके सामने गई तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा और देखिए अभिलाष जी किस रूप में कहा। भाषा, भाव और शैली बिल्कुल तीनों आपको एक ही कवि में मिलेंगी जो मेरी कल्पना में समाहित है। उन्होंने कहा कि आइए मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन हैं, लौनी हैं, वलकल वसन में है, माया मृग छौनी है, प्यारी सी मूरत है, लेकिन हमारी नहीं, किसी और कवि की जरूरत। हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है। प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं, इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गई। हाँ, बिल्कुल समझ गई ना बहन जी। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा है, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। बहुत बढ़िया। लड़की सुरेंद्र जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने अशोक जी को संबोधित करते हुए क्या कहा और किस प्रकार कहा। रे चक्रधर तुम्हारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है, चांद पे जो बाल बचे हैं इन्हें दुश्मन की ताई क्यों घूर रिया है। रे थारा महरा तो दोस्त दोस्त का
भाई बिरादर का नाता है, यदि या थारी बहन हो सके है तो मारी भी माता है। बहुत मारी बढ़िया, भी माता है। बहुत अच्छे, बहुत तो इस श्रृंखला में बहुत सारे कवि शामिल थे। मैंने कुछ वानगी आपके बहुत सम्मुख अच्छे। और ये देखिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि प्रवीण जी कह रहे हैं कि काका हाथरसी से सीखा, ओम प्रकाश आदित्य जी से सीखा। और अभी मैं जब सम्मानों की फहरिस्त देख रहा था तो बहुत सारे थे, उसमें काका हाथरसी पुरस्कार मिल चुका है, ओम प्रकाश आदित्य सम्मान आपको मिल चुका है, हिंदी गौरव सम्मान मिल चुका है, देश विदेश में जिनके नाम पर पीएचडी की, जिनके अंडर में की, उनके साथ काम कर लिया, जिन लोगों को गुरु मानते हैं उनके नाम के सम्मान ले लिए। अब क्या हसरत बची है प्रवीण जी? और देखिए, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं अभिलाष जी, सच बता रहा हूं। कार्यक्रम का नाम दिल से है। हाँ तो मैं इस दिल से आपके दिल तक स्पर्श करते हुए जी, और जो न्यूज़ 24 के करोड़ों करोड़ों हमारे जो देखने वाले हैं उनके दिल तक ये बात बताना चाहता हूं जी, कि मैंने जो भी कामना की थी, माँ सरस्वती ने वो सारी कामनाएं पूर्ण की हैं। वाह, अब तो बस ये है कि कलम लगातार चलती रहे, लेखन होता रहे, और उस लेखन में जो मेरे दिल की बात है वो दिल से निकले। हाँ, और लोगों के दिल तक पहुंचकर हाँ, उनकी दिल से निकली हुई प्रतिक्रियाएं हाँ, भी मुझ तक आ जाएं, ताकि लगे कि जो कुछ हो रहा है वो दिल से हो रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक छंद जो है वो क्या क्या लगती हो तुम, जो है अगर आप सुना सकें, क्योंकि वो भी बड़ा आजकल के जमाने को मुझे हाँ, लगता है कि ये अट्रैक्ट तो छंद करेगा। मेरे बहुत लोकप्रिय हाँ, ये हुए, छंद पूरी जरूर दुनिया में मैंने सुनाए। मैंने कल्पना की कि एक लड़की ने अपनी बड़ी विचित्र वेशभूषा बना रखी है, और मैं कई बार एक किस्सा भी सुनाता हूँ इसको सुनाते समय कि मैं पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। अचानक एक सज्जन आते हुए टकराए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? जी, मैंने कहा जी लड़की वड़की तो कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। तो हालत ये है कि लड़के लड़की की बात छोड़ दीजिए, माँ बाप तक का पता नहीं चल रहा है, और सारा समाज देश परिवेश बदल रहा है। तो एक ऐसी सुंदरी जिसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो उन्हें वो कैसी लगी? बताइए। इसमें कल्पना यह है कि किस व्यक्ति को वो कैसी लग रही है, आपको आनंद आएगा। मैं सुनाता हूं, देखिएगा। आपके मन तक पहुंचेंगे। ओ फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और वो चलती चलती लखनऊ पहुंच गई। अच्छा, लखनऊ हमारा शायरों का शहर है, तहजीब का शहर है, तहजीब का शहर है। तो एक शायर ने उसे देखा, तो देखिए शायर ने क्या कहा। ओ शायर ने कहा, क्यों ना तुम पे गजल कहूं शायरी का, मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति तो कमाल की लिखवाई माँ सरस्वती ने, जो देखने वाले हैं आपको भी आपकी यूनिवर्सिटी के दिन याद आ जाएंगे। वो जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम। सारे ही सवालों का। सुंदरी और आगे बढ़ी। तो देखिए एक ऐसा तुकांत है अभिलाष जी, मेरे गुरुजी ने कहा कि ये तुकांत हमने कभी नहीं सुना। अच्छा, कभी ये तुक नहीं आ सकती कविता में, पर वो मेरी कविता में माँ सरस्वती ने बुलवाई जी। ओ शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती है। क्या क्या चित्र खींचा है, वाह। फूल लगती हो, खुशबू लगती हो, चांद लगती हो। ये जो जरूरत जो आपने बताई है ये तो श्रृंगार वालों ने कहा। अब हास्य रस वाला क्या कहेगा? सही तो उसको तो अलग बात लानी है।
तो इसलिए मैं अलग बात नहीं, लाया। ये नेसेसिटी ओ आपको शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट। हाँ हाँ हाँ, ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं। लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खांसते खखारते पड़े हुए जो खटिया पे, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम। ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती सबको हो लपेट तुम। लिया आपने। ऐसे एक छंद और सुना देता हूँ जी बिल्कुल। ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है। मैंने जहां जहां दुनिया में सुनाया वहां लोगों का बड़ा प्यार मिला और लगभग एक ही विषय पर 15-16 छंद मैंने लिखे हैं। वाह। लेकिन एक वानगी के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम सुनाता हूं आपको। ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। घन। मैंने कहा ना विलास जी की किसको वो कैसी लगी। कैसी लगी? मोर बादलों को देखकर नाचता है, हाँ। तो मोरों को लगा कि ये तो बादल आ गए। हाँ। ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। और अगली पंक्ति कमाल की है जी। ओ परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन। ये सबकी दृष्टियों का जो आपने छिद्रावृषण किया है वो गजब का किया है, बहुत अच्छी बात है। और प्रवीण जी की मैंने जो कहा कि रेंज बड़ी अच्छी है, तो मैं चाहता हूं कि हर तरह के जो मेरे दर्शक हैं वो आपसे आज कुछ ना कुछ ऐसा सुन ले जो उनके दिलों तक पहुंच जाए। तो एक जैन धर्म पर मैं आपकी कविता सुन रहा था, बहुत कम सुनने को मिलती है इस तरह की चीजें, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी और सरल, और कहते हैं ना कि एक धर्म की खूबसूरती को बताने वाली। जरा वो जरूर हमारे दर्शकों को एक सुना दीजिए प्लीज। मैंने सब रंगों में भी लिखा और जैन धर्म के बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे बुलाया जाता है जी, संचालक के तौर पर। जहां जाता हूं विलास जी, ये स्थिति यह है कि यदि 100 जगह जाता हूं तो 95 जगह ये अपेक्षा की जाती है कि प्रवीण जी हैं तो वो संचालन करेंगे। तो मैं वो मुक्तक सुनाता हूं आपको। हाँ। कि मुझे लगता है कि ये भाव भी लोगों तक पहुंचना चाहिए जी। जिंदगी के पाप सारे ही इसे पढ़कर, मिलेगी रोशनी तुमको नई अंधियार से लड़कर। जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो, जिन्होंने सार जाना है सभी धर्मों का कहते वो, नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। नहीं है मंत्र दुनिया में कोई नमकार से बढ़कर। एक छंद और सुनाता हूं प्लीज। इसमें मैंने जो हमारे जैन साधु हैं उनका जीवन एक तपश्चर्या है, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए 4 पंक्तियां कही हैं प्लीज। वो जीवन की हर एक सरगम से ही संगीत लेते हैं, मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं। मिटाकर नफरतों को सारे जग को प्रीत देते हैं। नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की, नहीं उनको जरूरत जिंदगी में धन की वैभव की। मुनि पिच्छी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। मुनि पिच्छी कमंडल से ही दुनिया जीत लेते हैं। मुनि पिच्छी। और एक छंद और सुना देता हूं जी। ये मैंने पूज्य गुरुवर को याद करते हुए लिखा था और उनके दर्शन का, उनकी चरण धूलि को भी अपने मस्तक से लगाने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं 4 पंक्तियां वो भी निवेदित करता हूं जो पूरी दुनिया में मेरी लोकप्रिय हुई और ये गुरुवर तक पहुंचे, उनकी चरण धूलि तक पहुंचे, मैं निवेदित करता हूं।
अहिंसा त्याग तप संयम की बनकर खान आए थे, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए थे, सभी तीर्थंकरों की बन के वो पहचान आए थे। ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया था, ये मन में सोचना मत भूप एक इंसान आया था, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए थे, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद भगवान आए थे, गुरुवर विद्यासागर बन के खुद। बहुत अच्छी बात प्रवीण जी आपने कही, और चूंकि इतना अच्छा आप गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन तो नहीं हो रहा, पर मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा, पर अगर मैं जाते जाते सियासत पे आपसे कुछ ना कहवाऊंगा तो वो थोड़ा ठीक नहीं होगा क्योंकि सियासत व्यंग्यकारों का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होती है। जी, तो जरा एक मुझे सियासत पर, खासतौर से अब जो गठबंधन चल रहे हैं, बड़ा खींचतान चलती है, तो गठबंधन पर एक अंतिम कविता आप सुना दें तो दर्शकों। देखिए, मैंने बहुत लिखा है, राजनीति पर बहुत लिखा है जी, लेकिन एक बात मैं आपको अभिलाष जी ये बता दूं, आपसे पहली बात तो मुझे आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि आपने बहुत गूढ़ता के साथ सारे तत्वों को, काव्य के, कविता के तत्वों को समाहित किया, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि जो व्यंग है उसका मूल तो व्यंजना है और विसंगति से पैदा होता है। तो मैं एक दो छंद आपको सुना देता हूं। बिल्कुल, स्वागत है। राजनीति में तो कई बार नेता कैसे कैसे वायदे करते हैं। आपने गठबंधन की बात की, पहले गठबंधन पर सुनाता हूं, फिर एक अपने मन का सुना देता हूं। बिल्कुल, जरूर। गठबंधन सरकार है तो एक नेता दूसरे से क्या कह रहा है जी। मेरे गुरुजी ने यह कहा था कि बेटे, जीवन में हास तो करना, लेकिन कभी भी उपहास मत करना। कितनी अच्छी बात। हास और उपहास दोनों में एक बहुत बारीक रेखा का अंतर है। अंधे का लगा अंधा होता है, जो द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन से, वो हास नहीं था, वो उपहास था, वो महाभारत का कारण बना। हास करिएगा ताकि सामने वाला भी सुने तो उसको आनंद आए। मैं सुनाता हूं गठबंधन में एक नेता दूसरे से क्या कह रहा है जी। ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। ये है, देखिए मोहब्बत। वाह, ये मोहब्बत। ओ एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकता हूं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। ये बिल्कुल सही हो बात सकता है कि ये कई बार हम देखते हैं, हो रहा है। और एक छंद और सुनिएगा कि राजनीति में कई बार कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। हर असंभव काम को, अब चुनाव आने वाले हैं तो फिर चुनाव के समय वो संभव बना देते हैं। आनंद आएगा। मैंने व्यंजना में व्यंग का कवि हूं, अपने ढंग से कहा है। नेताजी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। असंभव है पर ये दिलवा सकते हैं। और नेताजी ने वोटरों से कहा, यदि चाहोगे तो दाना पानी सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा से उगवाऊंगा। ठीक, कर सकते, मुश्किल है या कर सकते हैं? कर सकते हैं। सूरज को उत्तर दिशा से उगवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। अच्छा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवा। तो ये सब कुछ हो सकता है। बहुत तो मैं समझता हूं कि व्यंग को भी समझना जरूरी है, उस विसंगति को भी समझना जरूरी। प्रवीण शुक्ल के इतने सारे रंग और इतने कम समय में सबको बांध लेना बहुत मुश्किल था, पर हमने कोशिश की है कि प्रवीण जी से जो बेस्ट हम निकलवा सकते हैं इस सीमित समय में, वो निकलकर हमारे दर्शकों के दिल तक पहुंचे। प्रवीण जी, आप हमारे स्टूडियो आए, न्यूज़ 24 को वक्त दिया, दिल से कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। मैं भी दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे भी इस दिल से मैं शामिल होकर, सच बता रहा हूं, शब्दों से नहीं, दिल से आनंद आया। अभिलाष जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी अच्छी और नई शख्सियत के साथ, साहित्य के लिए, समाज के लिए, संवेदनाओं के लिए लिखने वालों के साथ। नमस्कार।